हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय नेम इज मुकेश। आज जो है हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है एक बार फिर से डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि जो लेक्चर मैंने फर्स्ट वाला जो लिया था उसमें मुझे ऐसा लगा कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी कर्व पे ज़्यादा बात नहीं की है, यानी कि डिटेल में बात नहीं की है। तो आज जो मैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व पे थोड़ा और जो है आगे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने उसमें पढ़ा था कि मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं, और इनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। तो इसी को हम अब आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एटम इज नोन एज इंटर एटॉमिक फोर्स एंड दिस फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड दिस फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। तो एक मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। जैसा कि अगर किसी मैटर का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो जरूर उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा रहा होगा और उसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास रहे होंगे। अगर किसी पदार्थ का या मैटर का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो उसका जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम रहा होगा। तो हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर रहा है। आगे देखते हैं मैंने क्या किया है। एक मैटर लिया है, समझो ये कोई सॉलिड है, और मैंने दिखा है कि इसमें जो एटम्स हैं वो कुछ इतने डिस्टेंस पे हैं। प्रैक्टिकली ये इतने डिस्टेंस पे नहीं होते, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसको लार्ज डिस्टेंस पे दिखाया है। तो समझो ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिस फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, नाउ अब जो है मैं आप लोगों को एक जनरल टर्म, अगर किसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा। यानी कि मैं जो है जनरल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी और सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट। मतलब कि किसी बॉडी या सिस्टम के पोजीशन या स्टेट के कारण जो एनर्जी उस सिस्टम या बॉडी के पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मतलब कि इसके पास एक काम करने की क्षमता है। लाइक सपोज करो, अगर आप छत से कोई पत्थर फेंको नीचे या छोड़ो, जस्ट छोड़ दो, तो वो जब नीचे आएगा तो उसके पास एक स्पीड होगी, और अगर स्पीड है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरह अगर किसी स्प्रिंग को आप कंप्रेस करो तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी। ओके, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, नाउ अगर सिमिलर वे में अगर दो चार्ज पास पास में हैं तो उनके पास भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आगे अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी और अ सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट। ओके, नाउ अब हम लोग इसको पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहते हैं। इट हैज अ पोटेंशियल टू डू वर्क व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। नाउ अब ये कुछ एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी बॉल या किसी भी एक पत्थर को लेकर आप कहीं हाइट पर रखो और वहां से छोड़ोगे तो उसके पास एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैंने बात किया कि स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जों के बीच में जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब हम आते हैं अपने एटम या मॉलिक्यूल के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको डिसाइड करेंगे। सो हमारा जो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और एटम। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू द पोजीशन और डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स और एटम। यहाँ एक और हो सकता है एटम्स, मतलब इसमें ऑब्लिक एटम्स। ओके, दो मॉलिक्यूल या एटम वो कितने डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, ये डिफाइन करेगा कि उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। इट्स वेरी विद द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, तो उन मॉलिक्यूल या एटम के बीच में कितना डिस्टेंस है ये जो है डिसाइड करेगा कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ओके, नाउ the attractive forces lowers the potential energy and the repulsive forces raises the potential energy। अब इस बात को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी मैं बता रहा हूं वो ये आपको कि जो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच या एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो एटम होंगे वो अपना एनर्जी खर्च करके एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब वो उन एटम्स को कार्य करना पड़ रहा है। तो वो जो कार्य हो रहा है ये अपना पोटेंशियल एनर्जी डाउन करके यानी कि लो करके, यानी कि वो अपना पोटेंशियल एनर्जी स्पेंड करके उस कार्य को कर रहे हैं, तो जिससे उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, डाउन हो जाएगी। अगर द रिपल्सिव फोर्स रेजेस द पोटेंशियल एनर्जी, अगर दो एटम्स के बीच में अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो उनका जो है पोटेंशियल एनर्जी शार्पली जो है बढ़ जाता है, क्योंकि आपको यानी कि किसी एक्सटर्नल एजेंट को जो है काम करना पड़ेगा उन मॉलिक्यूल को एक पास रखने के लिए। ओके, तो हमने देखा कि अट्रैक्टिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी को लो कर रहा है और रिपल्सिव फोर्स इसको हाई कर रहा है। Okay, now the potential energy due to the attraction is negative because the atoms do the work of attraction. Okay, the repulsive energy is positive since external work must be done to bring the atom together, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर एटम। तो ये जो मैं कर्व आपको जो बताने जा रहा हूं इसमें ये जो कर्व है एटम और मॉलिक्यूल दोनों के लिए वैलिड है, क्योंकि दोनों का जो बिहेवियर है वो सेम होता है, सेम वे में आता है। तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है इसके वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं दो अणुओं के बीच का डिस्टेंस, यानी कि एटॉमिक डिस्टेंस। ओके, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस। आगे द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द सेपरेशन बिटवीन द टू एटम, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। नाउ एट लार्ज डिस्टेंस द अट्रैक्शन फोर्स इज वी। ओके, तो अब एक चीज है, जब दो एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम यानी कि नगण्य होता है, तो इसीलिए और उस समय जब फोर्स ही नहीं है तो एनर्जी की तो कोई बात ही नहीं होगी। तो एट लार्ज डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल और एटम वी आर कंसिडरिंग इट एज जीरो। नाउ सो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एट आर इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर देखा जाए तो अगर दो मॉलिक्यूल इन्फिनिटी पे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। द पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन टेकन एज जीरो, दैट इज व्हेन एटम्स आर वाइडली सेपरेटेड द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ओके, नाउ ये कुछ मैंने आपको एक ग्राफ बना के समझाने का कोशिश किया है। मैंने ये कहा है
कि अभी जो इनके बीच में अगर ये दो मॉलिक्यूल हैं, अगर ये r इक्वल टू इन्फिनेटिव डिस्टेंस पे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो लगभग जीरो के बराबर होता है, बहुत वीक होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो नगड़ यानी कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको। तो यानी कि एट इन्फिनिटी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब सपोज करो ऑफ इन्फिनिटी डिस्टेंस है, जब किसी डिस्टेंस आर पे लेके आते हो तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, लेकिन जब ये बहुत क्लोज आते हैं तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स जो है काम करने लगता है। तो यही एक्सप्लेनेशन अब हम लोग ग्राफ के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं। तो सपोज करो ये जो है वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने डिस्टेंस बिटवीन एटम लिया है। और ये जो ग्राफ है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि सपोज करें ये जो है अपना है जीरो लाइन, ये जो है अपना जीरो लाइन है, मतलब कि ये यहाँ से जीरो एक्सिस पास होगा। सपोज करो अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं r इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम लोग मानेंगे इसको एनर्जी जो है उसकी लगभग पोटेंशियल एनर्जी लगभग क्या होगी, जीरो होगी। अब जैसे जैसे ये हम इधर की तरफ आते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे ये कर्व जो है मिनिमम पे आ रहा है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इस पॉइंट को जहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल पॉइंट, स्टेबल पॉइंट। ओके, मतलब कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है उस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं स्टेबल पॉइंट। ओके, अब इसमें जो एक चीज मैं आप लोग बताऊंगा वो ये है, जो ये जोन है, ये वाला जोन, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी वो डोमिनेट करेंगी। मतलब अगर नेट फोर्स जोड़ेंगे तो वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, मतलब कि निगेटिव में होगा। आगे इस रेंज में देखेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ गया होगा। आगे ये जो मैंने दिखाया है ये दो मॉलिक्यूल कुछ डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, और कुछ समय बाद जब वो मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आ गए हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स जो है वो काम करने लगेगा। नाउ अब ये जो ग्राफ है मैंने बनाया है यहाँ पे, इसमें मैंने दिखाया है कि फोर्स जो लगता है इस दो एटम्स के बीच में उसका वेरिएशन और पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसे होता है। तो देखते हैं, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है उस पॉइंट पे जो फोर्स होता है यानी कि नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। मतलब समझें आप लोग, इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों बैलेंस कर जाते हैं, इसीलिए उस पॉइंट पे जो नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। यानी कि एट स्टेबल पॉइंट एनर्जी मिनिमम और एफ नेट इक्वल टू जीरो। और ये एफ नेट जीरो क्यों हुआ, क्योंकि इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं, इसी कारण यहाँ पे एफ नेट जो है वो जीरो है। ओके, तो ये देखिए, अब आगे एट आर इक्वल टू आर नॉट एफ नेट इक्वल टू जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। नाउ मैंने रीजन जो लिखा है क्यों एफ नेट वहां पे जीरो हो रहा है, द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इफेक्ट्स आर बैलेंस एट द कर्व minimum point, and this minimum point is known as the stable point because at this point potential energy is minimum. तो at r equal to r naught potential energy minimum and net force is 0, and after this point f net is negative, and before this point f net is positive. Okay, we can see it from this
this diagram. Okay, at r equal to r naught, F net is 0, and before this it is positive and after this it is negative. So now it's when r is greater than r naught, F net is negative. That means it is attractive in nature and attraction force will dominate. In this range, when r is greater than r naught, attraction force will dominate, and when r is less than r naught, F net is positive, it means repulsive force will dominate, and repulsive force increases potential energy sharply. That is why we are seeing a steep curve in this region. Okay, so एक चीज और, अगर ये कर्व पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एटॉमिक डिस्टेंस कर्व अगर सिमेट्रिक होता तो किसी भी मेटल या किसी भी मैटर में जो एक्सपांसन है, जब आप किसी चीज में हीट सप्लाई करेंगे तो वो उसका लेंथ कुछ बढ़ जाता है, लेकिन अगर ये कर्व सिमेट्रिक होता तो जो वो एक्सपांसन है वो नहीं होता। अगर आप लोगों को पता है इसके पीछे का रीजन क्या है तो प्लीज आप लोग कमेंट करें, मैं इसका जवाब जो है डिटेल में कमेंट में रिप्लाई करूंगा। आई हैव रिटन सम कंक्लूसिव पॉइंट फ्रॉम द अबव डिस्कशन। तो क्या लिखा है मैंने, देखते हैं। एज द सेपरेशन बिटवीन द एटम इज डिक्रीज्ड फ्रॉम अ लार्ज वैल्यू, द पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेज, बिकम्स नेगेटिव। ओके, तो क्या हुआ, को जब दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस जब कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बढ़ रहा है, जिससे उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, आगे, एज द सेपरेशन इज डिक्रीज टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट दिस पॉइंट, एट दिस सेपरेशन द नेट फोर्स इज 0 एंड द एटम कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो क्योंकि इस पॉइंट पे एफ नेट जो है वो क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो यहाँ पे एटम जो है इक्विलिब्रियम में है और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, मिनिमम है। नाउ इफ द मॉलिक्यूल आर टू क्लोज, द रिपल्सन डोमिनेट्स, हेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी रैपिडली और शार्पली। जैसा कि मैंने बताया, जब दो एटम पास में आ गए हैं तो उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा, और इसका बढ़ने के कारण आपको एक्सटर्नल से वर्क करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को वर्क देना पड़ेगा, जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो बढ़ जाएगी, और इसीलिए ग्राफ में जो हमने जो इंक्रीज देखा, स्टीपनेस देखा, वो इसी कारण हुआ। एट ऑप्टिमल डिस्टेंस द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ये मैंने बात जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज मोस्ट स्टेबल पॉइंट। ये पॉइंट जो होता है मोस्ट स्टेबल पॉइंट होता है। दिस कर्व इज सेम फॉर मॉलिक्यूल्स एंड एटम। ओके, अगर हम मॉलिक्यूल या एटम दोनों के लिए ड्रॉ करें अलग अलग तो सेम ही कर्व आएगा, और ये कर्व जो है टोटली प्रैक्टिकल बेस कर्व है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने जो पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ओके, सो इसमें हमने देखा कि एक पॉइंट है आर नॉट, जिसका जो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और एफ नेट जो है वो क्या है, 0 है। ओके, तो थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आपको अगर ये लेक्चर्स अच्छे लगें तो आप लोग कमेंट करें और शेयर करें।